हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। उद्धरण के अनुसार सहभागी प्रेक्षण आंकड़ा संग्रहण की अन्य पद्धतियों की तुलना में इस दृष्टि से सुस्पष्ट रूप से बेहतर है कि इसकी गहरी जानकारी प्राप्त होती है। सहभागी प्रेक्षण आंकड़ा संग्रहण की अन्य पद्धतियों की तुलना में गहन जानकारी प्रदान करती है। सहभागी प्रेक्षण के द्वारा इतालवी अमेरिकियों के अपने अध्ययन के आधार पर व्हाइट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उन्होंने लिखी है द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। सहभागी प्रेक्षण के द्वारा यानी इटालियन अमेरिकियों ने अपने अध्ययन के आधार पर व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। वह अनिवार्य बिंदु क्या है जो सहभागी प्रेक्षण का आंकड़ा संग्रहण की अन्य विधियों की तुलना में एक भिन्न पद्धति बनाता है? वह है सहभागी करते समय प्रेक्षण करना। प्रेक्षण विधि का वह रूप जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूहों की गतिविधियां और कार्यकलापों में समूहों के एक आंतरिक समूह के रूप में भाग लेते हुए उनका अध्ययन करता है, सहभागी प्रेक्षण कहलाता है। अर्थात सहभागी प्रेक्षण का अनिवार्य बिंदु सहभागिता करते समय प्रेक्षण करना। आल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार जीवन जगत या लेबेंसवेल्ट क्या है? यह एक अंतर आत्मनिष्ठ जगत है। शुट्ज ने अपने घटनाशास्त्र में सामाजिक जगत का सविस्तार विवेचना किया है, जिसे वे जीवन जगत कहते हैं, जिसके अनुसार यह रोजमर्रा की जीवन का संसार है। यह एक ऐसा अंतर विषयक आत्मनिष्ठ जगत है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक यथार्थ की रचना करते हैं और साथ ही वे उन पुनर्स्थापित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं से नियंत्रित होते हैं जिनकी रचना उनके पूर्वजों ने की है। संक्षेप में शुट्ज के अनुसार जीवन जगत एक अंतर आत्मनिष्ठ जगत है। अपनी सुप्रसिद्ध कृति की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में बर्गर और लकमैन ने किसके बारे में विचार विमर्श किया है? उन्होंने समाज वास्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों वास्तविकता के रूप में बताया है। बर्गर तथा लकमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में समाज को वास्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों वास्तविकता के रूप में स्पष्ट किया है। निर्जाति प्रणाली विज्ञान में यह परिस्थिति किस रूप में जानी जाती है जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं? वह है प्रयोग का पालन नहीं करना। निर्जाति पद्धति शास्त्र का प्रमुख कार्य यह जानना है कि किसी समाज के व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान संकेतात्मक अभिव्यक्तियों को अर्थ प्रदान करते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस उपागम को घिसा-पिटा तुच्छ व्यक्ति परकता से ग्रस्त और आत्म आसक्ति में लिप्त उद्योग तक कहा है, अर्थात यह सिद्धांत प्रयोग का पालन नहीं करता। गिडेंस ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि निर्जाति पद्धति वैज्ञानिकों अध्ययन की विधियों की सत्यता एवं प्रामाणिकता के बारे में भी वह प्रश्न किए जा सकते हैं जो उन्होंने अन्य विधियों के बारे में किए हैं। इसके सैद्धांतिक विचार एक कारणवाचक निर्धारणवाचक को नकारते हैं और व्याख्या प्रस्तुत करने में अबाध प्रवेशक और बहुलवादी हैं। वे हैं जेसी एलेक्जेंडर की गणना वामपंथी मार्क्सवादियों और नवप्रकारवादियों दोनों में की जाती है। एलेक्जेंडर ने नवप्रकारवादियों की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो निम्नवत हैं। यह किसी भी एक कार्य की निर्धारणवाद को अस्वीकार करता है तथा एक स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम है। यह क्रिया एवं व्यवस्था दोनों को समान रूप में महत्व देता है। तीसरा, विचलन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को सामाजिक व्यवस्थाओं की यथार्थ मानता है। सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व प्रणाली के भीतर विभेदीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व देता है। अमूर्तीकरण और सैद्धांतिकरण की स्वतंत्रता के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। किसने व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है? वे है हैबरमास ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है। हैबरमास ने क्रिया
कि जिन प्रकारों पर जोर दिया है उनका सही अनुक्रम है प्रयोजनवादिता, आदर्शक, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेक्षण। इसका सही मिलान करना है। एंथनी गिडेंस का संरचना की द्वैतता, अल्फ्रेड शुल्ट्ज का प्ररूपण, डेरिडा का होगा परावाक उन्मुखता, मिशेल का होगा प्रवचन। किसके अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और पर्वव्यापी विशेषता है? इसका उत्तर है मिशेल फूको के अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। फूको ने पागलपन, नैदानिक चिकित्सा सेवाओं का जन्म, अपराध और दंडशास्त्र, कामात्मकता पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित और कारागृह आदि जैसे अनेक विषयों पर एक नवीन दृष्टि से लिखा है। ये सभी विषय शारीरिक ज्ञान और शक्ति सत्ता के पारस्परिक संबंधों की खोज के उनके मूल मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इसका सिद्धांत उस व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। ये उत्तर है एंथनी गिडेंस का। गिडेंस ने समाजशास्त्री सिद्धांत, पूंजीवाद, सामाजिक वर्ग, स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता जैसे अनेक विषयों पर अध्ययन किया। गिडेंस के संरचनाकरण सिद्धांत के अनुसार संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा का संकेत देती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण और पुनर्निर्माण होता है, जबकि प्रक्रियाएं इन्हीं संरचनाओं द्वारा निर्देशित और संचालित होती हैं। जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समाजातीय और संसक्त हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लोक समाज। लोक समाज रेडफील्ड द्वारा की गई एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन्होंने लोक और लौकिक नगरीय समाज के निरंतर के एक ध्रुव, एक छोर के रूप में किया है। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा कि यह एक ऐसा समाज है जो अपेक्षाकृत छोटा, पृथक्कृत, निरक्षर, सजातीय तथा समूह एकता के प्रमाद भाव से ओतप्रोत होता है। ऐसे समाज की सांस्कृतिक परंपराएं एक जैसी होती हैं और यह लौकिक या धर्मनिरपेक्ष न होकर के एक धर्मोन्मुखी समाज होता है। नीचे एक तर्क है, नीचे एक अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है उच्च कोटि के श्रम विभाजन का अभाव सभी सरल समाजों की एक समान विशेषता है। तर्क है एक सरल समाज उच्च कोटि के श्रम विभाजन के बिना जीवित रह सकता है। इसका कथन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन है कृषि क्षेत्र विषय में सबसे बड़ा एकल रोजगार प्रदाता है। तर्क है कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप है। इसका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पादन है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। यह किसका कथन है? यह है बी आर अम्बेडकर का। भारत की जाति व्यवस्था के घोर विरोध एवं कटु आलोचक भीमराव जी अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता और दलित चेतना के प्रतीक पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पादन है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ ही जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर वह सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा। यह कथन किसका है? यह कथन एन के बोस का है। किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन अथवा परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध या अनुसंधान कहते हैं। ऐसी परिभाषा एन के बोस ने दी थी। किसने अनुभव क्रिया की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? इसका उत्तर है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन को आवश्यक बताया है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडिया, कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। किसने शब्द बीमारू गढ़ा है? ये आशीष बोस का गढ़ा हुआ शब्द है। भारत के 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया एक शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस ने 1980 के दशक के मध्य में किया था। अभिकथन है, वह केवल कानून के अंतर्गत समानता नहीं है, यह केवल कानून के अंतर्गत समानता नहीं है जो समाज में महिलाओं की परिस्थिति का निर्धारण करती है। तर्क है, परंपराएं और प्रथा भारत में महिलाओं की परिस्थिति का निर्धारण करती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत में कौन सा महानगर आर्थिक रूप से सबसे कम असमानता वाला यानी असमानता के मापन के अनुसार है? वह है हावड़ा। हावड़ा भारत के पश्चिम बंगाल का एक औद्योगिक शहर है जो आर्थिक रूप से सबसे कम असमानता वाला है। निम्नलिखित में से किसे 7वां सशस्त्र विकास लक्ष्य कहा जाता है? साधारणीय विकास को। साधारणीय विकास को समाजशास्त्री भाषा में टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। विकास एक अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि वह अनंत काल मानव की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इनमें प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? वह है हरियाणा की। अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? या सदरलैंड ने किया है। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन सदरलैंड ने किया है। विचलन व्यवहार उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है जिनके द्वारा चलन व्यवहारों को सीखा जाता है। यह विचार उप संस्कृति सिद्धांत या सांस्कृतिक चरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत पर उंगलियां उठाते हुए कहा कि आपराधी उप संस्कृति के कुछ व्यक्ति विचलन व्यवहार के स्थान पर सद चलन व्यवहार करना सीखते हैं। दूसरे शब्दों में, क्यों कुछ व्यक्ति विचलन व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं और अन्य व्यक्ति क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में ही E.H. सदरलैंड ने 1939 में विभेदक साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किस प्रकार विचलन और अपराध का सांस्कृतिक रूप में संचरण होता है। किसका मत था कि वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए उत्तरदायी था? इसका उत्तर है हरमन मैनहीम ने। हरमन मैनहीम एक अपराध शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी में कहा कि वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुए श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। किसने भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न होकर पर विचार करने के लिए परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है? इसका उत्तर है सी डीजे बोली ने। इलियट एवं मैरिल ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए लिखा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। किसके अनुसार भारत में 150 वर्ष से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा सांस्कृतिक में आए परिवर्तन के कारण ही पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई? ये है श्रीनिवासन का संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के प्रतिपादक M.A. निवासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा सांस्कृतिक में आए परिवर्तन का कारण पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नए स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी समस्या थी? वह थी विविधता को समाहित करते हुए राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए चुनौती, भारत संघ में प्रजातीय राजवाड़ों का एकीकरण, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आंतरिक भाषाई सीमाएं बनाना आदि ऐसी कई समस्याएं थी जो स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण में बाधक थी। किसका मत है कि
जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकता की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावनाएं भी बढ़ती हैं। यह है योगेंद्र सिंह, एक भारतीय समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में लिखा है कि जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। इनकी कई अन्य पुस्तक इस प्रकार है: एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, इंडियन सोशोलॉजी, सोशल चेंज इन इंडिया, दी मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जी रिटजर हैं। जॉर्ज रिटजर एक अमेरिकी समाजशास्त्री, प्रोफेसर और लेखक थे। उन्होंने वैश्वीकरण, मेटा थ्योरी, खपत के पैटर्न, आधुनिक और उत्तर आधुनिक सामाजिक व्यवस्था पर अध्ययन किया है। दी मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इनकी प्रमुख कृति है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष निरूपित की गई? वो थी 2003 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों की दिशा देने के लिए सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की। इस नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शासन के प्रति व्यवहार, विद्यमान भौतिक एवं ज्ञान संसाधनों के उचित प्रयोग, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन एवं उनसे उभरने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन एवं प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों एवं उपयोगों के संबंध में जन साधारण के मध्य जागृति उत्पन्न करने की रूपरेखा बनाई जाती है। नीचे दिए गए कथन है और तर्क है। कथन है, उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान का निजीकरण तथा उच्चतर शिक्षा की लोक प्रणाली की अपेक्षा से केवल पश्चिमी प्रभुत्व बढ़ा है। तर्क है, कम योग्यता वाले छात्र का नामांकन तथा कम वेतन वाले अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति भारत में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए उत्तरदायी है। ए व आर दोनों सही है। निम्नलिखित में से ग्रामीण शहरी सातत्य की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ग्राम और नगरीय द्विविभाजन करने की 19वीं सदी के समाजशास्त्र की प्रकृति बहुत समान विशेषताओं पर आधारित थी। बाद में अध्ययनों के आधार पर यह अनुभव किया गया कि ग्राम्यता और नगरीयता में मात्र अंशों का अंतर होता है और इनमें क्रमिकता होती है। इसी विचार को मूर्त रूप देते हुए मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरीय नैतन्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया और कहा कि अत्यंत छोटे गांव, लोक समाजों और विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है। लोक समाज और नगरीय समाज इस निरंतरता के दो छोर हैं, किंतु इन दोनों के बीच कई ऐसे गांव और नगर होते हैं जिनमें न्यूनाधिक मात्रा में दोनों की विशेषता होती है। जैसे जैसे हम एक छोटे गांव से महानगर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नगर अधिकता नगरीय, अधिक लौकिक, अधिक व्यक्तिवादी के साथ साथ अपने अधिक श्रम विभाजन बढ़ाता जाता है और परिणामतः उनमें सामाजिक सांस्कृतिक विघटन की मात्रा भी बढ़ जाती है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो श्रीनिवासन ने अध्ययन किया था रामपुरा का, बेताई ने किया था खालोपुर का, S.C. दुबे ने किया था शमीरपेट का, मैकिम मैरिट ने किया था किशनगढ़ी का। कथन है, परंपरागत रूप से निचली जातियों जजमानों की कुछ व्यावसायिक, आर्थिक और सामाजिक सेवाएं देते थे। कथन है, जजमान उन्हें एक नियम समय अंतराल पर भुगतान करते थे। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। जजमानी व्यवस्था का सर्वोत्तम व्यवस्थित अध्ययन W.H. वाइजर ने किया था। जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा पर आधारित है। भारत में ग्रामीण सामाजिक स्तर विन्यास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण समाज में वर्ग किसी व्यक्ति का मुख्य पहचान चिन्ह है या सही नहीं है। ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तर विन्यास के लिए किसी व्यक्ति की पहचान उसके वर्ग से नहीं होती। ग्रामीण समाज में स्वयं का एक स्तर विन्यास होता है जो विशिष्ट है तथा जाति ग्रामीण समाज में स्तरीकरण के लिए प्रमुख भूमिका अदा करती है। सोरोकिन द्वारा दिया गया कौन सा वक्तव्य सही है? वह भी गांव और शहर समानता व्यवस्थाएं हैं और इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। सोरोकिन एवं जिमरमैन के साथ लिखी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ रूरल
अर्बन सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव और शहर समांतर व्यवस्थाएं हैं और इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। इस पुस्तक में दोनों लेखक ने गांव एवं नगर की विशेषताओं के आधार पर एक सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत द्विभाजन प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से किसकी उक्त है कि श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तुतः श्रम संघ ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए हानिकारक थी? इसका उत्तर है E.A. रामास्वामी का यह कथन है। युक्ति मूलकता, जिससे उद्योगों की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिलता है तथा विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। समाजशास्त्र में विकासवादी नियम सिद्धांत के प्रयोग की संभावना के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते हुए वेबर ने तार्किकरण युक्तिकरण को पूंजीवाद समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। युक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में परिकलन, गणना और नियोजन का प्रयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार युक्ति मूलकता के कारण ही उद्योग की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन को बढ़ावा मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से 2030 विकास एजेंडा निम्नलिखित में से किस तारीख को अंगीकृत किया है? 2015 में। बर्नस्टाइन ने वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन 3 सकेंद्रिक वृत्तों का उल्लेख किया है? वह है मुख्य, अर्धपरिधि और परिधि। अमेरिकी समाजशास्त्री बर्नस्टाइन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विश्व व्यवस्था से उनका तात्पर्य एक ऐसी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा साथ ही जिसकी एक निश्चित जीवनावधि होती है, अर्थात जो अनंत काल तक नहीं चलती। बर्नस्टाइन ने वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के 3 सकेंद्रित वृत्तों का उल्लेख किया है। वो है मुख्य, अर्धपरिधि और परिधि। मानव विकास की सीमा को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं? वे हैं अमर्त्य सेन, एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानव विकास को समझने के लिए उन्होंने अभिक्षमता उपागम का प्रयोग किया है। कथन है, विकास का गांधीवाद मॉडल हमारे देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा में उपयुक्त नहीं है। तर्क है, इसमें कुटीर और ग्राम उद्योग के माध्यम से विकास की बात की गई है। RA दोनों सही है, परंतु RA की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है, इसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? वह है जनसंख्या प्रवणता का। जब जनसंख्या में बच्चों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क के अनुपात में वृद्धि हो जाती है तो यह जनसंख्या प्रवणता के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन किसने लिखी थी? ये लिखी थी माल्थस ने। उन्होंने बतलाया कि जनसंख्या में वृद्धि गुणात्मक रूप से होती है किंतु संसाधनों में वृद्धि अंकगणितीय रूप से अधिक नहीं होती। सोपानिक प्रवास की संकल्पना किसने दी है? ये दी है रेवेनस्टीन ने। सोपानिक प्रवास की संकल्पना रेवेनस्टीन ने दी है। सोपानिक प्रवास मूलतः छोटे प्रवास स्थल से बड़े प्रवास स्थलों की ओर कई चरणों में अग्रसर होता है, जैसे गांव से पहले कस्बा, कस्बे से छोटा नगर, छोटे नगर से बड़े नगर, बड़े नगर से महानगर, महानगर और संक्रमण सोपानिक प्रवसन का घोतक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यह है दी फेमिन मिस्टेक जो कि बेटी फ्रीडमैन की है। दी सेकंड सेक्स सिमन दी बुआर की है। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी एन ओकले की है। दी फीमेन यूनक हीमन ग्रियर की है। भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 है। उसके बाद है प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम जो 1994 में है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 2013। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियम किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य था
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। एक प्रसिद्ध पुस्तक दी लेस मेकर्स ऑफ नराजपुर, जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश में महिला कर्मियों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। इसके लेखक हैं मार्या मीज। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।